जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विधानसभा एएसओ का जो एग्जाम है 8 अगस्त को है। तो उसके लिए आज हम ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न पूछा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करते रहें। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया भगत सिंह के द्वारा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1950। तो पूछा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। किसने की थी हत्या? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? वांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या फिर भागलपुर जेल। तो आपको बताना है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंपवेल जेल या फिर भागलपुर जेल। तो इसका राइट आंसर होगा बांकीपुर जेल में। कहाँ पर? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। चौथा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 24 वर्ष। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। याद रखेंगे, राइट आंसर होगा 21 वर्ष। कब गए थे? तो 1893 में। और कब वापस आए थे? तो 1915 में। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है, लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पूछा गया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि कह सकते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगर यहीं पर राज्यसभा होता तो 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। ये सब याद रखेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? 1970 में, 1972 में, 1976 में या फिर 1978 में। तो प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? तो 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो 1972 इसका सही उत्तर होगा, गलती नहीं करना है। सातवां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो हमने कहा आपको लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25, 30, 35 या फिर 40। तो सही उत्तर होगा 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो सही उत्तर होगा 25 वर्ष। याद रखेंगे। आठवां प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर होगा इसका प्रधानमंत्री के द्वारा। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे से जो है उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना किससे होता है? तो कुत्ता जब काट लेता है जिसके कारण क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना।
तो पानी से डर लगना यानी क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है, विषाणु से। किसके काटने से, तो किसके काटने से, याद रखेंगे कुत्ते के काटने से। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, सही उत्तर इसका होगा बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में क्या पूछा गया है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन। तो लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम, सही उत्तर होगा टाइलिन। क्या, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की। किसकी, तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अलवण जल यानी कि स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है, चिल्का झील, लोकटक झील, डल झील या फिर वूलर झील। तो बताना है कि भारत में सबसे बड़ी अलवण जल स्वच्छ झील जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा वूलर झील। क्या, तो वूलर झील इसका राइट आंसर होगा। चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये उड़ीसा में है, कौन सी, तो चिल्का झील। लोकटक झील मणिपुर में है, कहाँ पर, तो लोकटक झील मणिपुर में, डल झील जम्मू कश्मीर और वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में है, तो अगर आप ध्यान से प्रश्न पढ़ते होंगे तो आंसर तुरंत बताएं, क्योंकि पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया है कि लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। कहाँ पर, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कब है, तो मणिपुर में है। बहुत से बच्चे जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड आएगा फिर हम पढ़ाई कर लेंगे, तो फिर याद रखिएगा फिर सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद सभी पढ़ते हैं, जो पहले पढ़ता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो आप लोग अभी से ही मेहनत करें, तभी आपकी जो सफलता है निश्चित हो पाएगी, वरना जो है सपना सपना ही रह जाएगा और फिर आप आगे की तैयारी करेंगे। तो याद रखिएगा मेहनत अभी से करना चाहिए, जब से आप फॉर्म डाल दें मेहनत स्टार्ट कर देना चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, फिर देखिए आप कहाँ पर हैं, कितने मॉक आपके जो हैं आ रहे हैं। तो इस प्रकार जब आप मेहनत करेंगे तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको जो प्रश्न होगा सब धुआं धुआं करके आएंगे। इसलिए पढ़ना अभी से स्टार्ट करिए, इंतज़ार ना करिए, एग्ज़ाम तो एक दिन होना ही है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है टिहरी बांध है। पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, तो उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध की बात करेंगे तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ पर है, तो ये महानदी पर। कहाँ पर, तो हीराकुंड जो बांध है महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, तो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और भारत का जो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है, अभी आपको हमने बताया उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। कहाँ पर, तो उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, तो हमने आपको अभी बताया महानदी पर है। किस पर है, तो महानदी पर है। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, अगर यहाँ पर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सही उत्तर होता सरोजिनी नायडू। लेकिन जब पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन याद रखिएगा अगर भारतीय लगा देगा तो एनी जो है सरोजिनी नायडू राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा है, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं उसे लेकर रहूँगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 19 नंबर प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1902, 1903, 1904 या फिर 1905? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो सही उत्तर इसका होगा 1905 में। कब? तो 1905 में। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93 या फिर 101? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने? सही उत्तर होगा 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो सही उत्तर होगा, आसान प्रश्न, कोई गलत करेगा नहीं, 5 वर्ष सभी को पता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? सही उत्तर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1 मई 1993 या फिर 1 मई 1994? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। कब? तो 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है लागू हो गया। 23 नंबर प्रश्न है, भारत ने पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? 1956 में, 1957 में, 1958 में या फिर 1962 में? तो बताना है कि भारत ने पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। तो सही उत्तर आपको ज़रूर कमेंट करते रहना है और कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है। बताना है आपको, क्या बताना है कि भारत ने पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? 1956, 1957 या फिर 1958 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1962 में। कब? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? 1962 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6, भाग 7, भाग 9 या फिर भाग 8? तो बताना है कि भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है ये भाग 9 में है। अगला है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या फिर 32? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। किस प्रकार आप याद रखेंगे? तो 29 में जब आप 2 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 11। तो इस प्रकार आप याद रखिए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 12वीं में अगर पूछा जाए तो 12वीं में 18 विषय हैं, याद रखेंगे, और 11वीं में 29 विषय हैं। अगला है, हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? तो हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है? राइट आंसर होगा वलित पर्वत का। किसका? तो हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है? वलित पर्वत का। 27 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? चीन, भारत, नेपाल या फिर भूटान में? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को पूछा जाता है कि नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से, किस नाम से? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो राइट आंसर इसका होगा कौन सा? तो सही उत्तर होगा ओजोन मंडल। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ओजोन मंडल। सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? आयन मंडल में, मध्यमंडल में, समताप मंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? राइट आंसर होगा समताप मंडल में। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है?
तो समताप मंडल में 30 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? राइट आंसर इसका होगा तूफानी मौसम। क्या हो जाएगा? तो तूफानी मौसम। दोस्तों आज का ये पहला प्रैक्टिस सेशन था। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम जो आपके लिए लेकर के आएंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता हम प्रैक्टिस सेट प्रारंभ रखेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना है और वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।